हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड में। बच्चों, जैसा कि कल से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आप सभी को हमारी तरफ से बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कॉमन समस्याएं बच्चों को बोर्ड की कॉपियाँ लिखने में होती है। कैसे आंसर लिखें, किस साइड आंसर नंबर डालें, किस तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करें, कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, कैसे फिनिश करें, इस तरह से कई सवाल होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि आपकी पहला पेपर आपका हिंदी का है और इसके बाद इंग्लिश का पेपर है। तो सबसे पहले हम लिटरेचर के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद बाकी साइंस और अदर सब्जेक्ट में किस तरीके से कॉपी लिखें और किस तरीके से पैटर्न फॉलो करें और क्या चीज़ें उससे संबंधित हो, इसके बारे में आगे की वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कौन सा पेन यूज़ करें। ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों, मल्टी कलर पेन ना यूज़ करें, बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ ना करें। बोर्ड ये सजेस्ट करता है कि आप ब्लू पेन यूज़ करें, केवल ब्लू पेन ही यूज़ करें। इवन ब्लैक पेन का भी यूज़ ना करें तो अच्छी बात है। और हो सके तो ब्लू कलर का स्केच रखिए और ब्लू कलर का पेन रखिए, स्केच ब्लू पेन का ही यूज़ करें। अब बात करते हैं कैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें आंसर शीट लिखने के लिए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो क्योंकि ये आंसर शीट है इस वजह से आपको क्या करना है, आंसर शीट में हमेशा हम आंसर नंबर या उत्तर संख्या इस तरीके से करके लिखेंगे। मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड या मार्जिन के राइट साइड में आप आंसर नंबर लिख सकते हैं। जैसे लिखा मैंने आंसर नंबर फर्स्ट, और आंसर नंबर फर्स्ट में मान लेते हैं कि पार्ट भी है और पार्ट फर्स्ट आप कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, कोई कैरेक्टर स्केच पूछा जाए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, या फिर हिंदी में आपको कोई जीवन परिचय वगैरह पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, हेडिंग लिखना है जीवन परिचय, और मान लेते हैं रामधारी सिंह का जीवन परिचय लिखने को आया तो रामधारी सिंह दिनकर आप नाम लिख दीजिए। अब आप कम से कम एक लाइन स्टार्ट में यहाँ का छोड़ करके यहाँ से आप पैरा चेंज करके इनके बारे में जीवन परिचय जो भी आपको लिखना है स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप करते करते एक पेज दो पेज बाद ये आपका आंसर कंप्लीट होने वाला है, तो क्या करेंगे, इस आंसर को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको दूसरे पेज या तीसरे पेज तक पहुँचे और वहाँ पर आपको 2-3 लाइनें बच जाती हैं, तो अब आप क्या करेंगे, या तो कुछ बच्चे करते क्या है कि ये 2-3 लाइनें जो बच जाती हैं यहीं से आप आंसर नंबर डालकर स्टार्ट कर देते हैं लिखना। जब यहीं से आंसर नंबर डालेंगे तो क्या होगा, आपने यहाँ लिख दिया, मान लेते हैं कि आंसर नंबर सेकेंड, अब आंसर नंबर सेकेंड का पार्ट है मान लेते हैं, तो आपने लिख दिया पार्ट फर्स्ट। अब यहाँ हेडिंग लिखेंगे तो ये जो 3 लाइन लास्ट की बची है या 4 लाइन बची है वो फाइनली क्या होगा, इन्हीं चीज़ों में चली जाएगी। अब आपका ये एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट हो पाएगा अगले पेज से। तो बेटर यही होगा कि इस पेज को आप ऐसे ही छोड़ें और अगले पेज से फ्रेश क्वेश्चन को स्टार्ट करें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा आप करते हैं तो कहेंगे सर ये तो फिर एक दिक्कत ये आएगी कि ये दो तीन लाइन बची हुई हैं, ये देखने में बहुत ऑड लगेगी, तो क्या करना चाहिए। तो बच्चों, जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट होता है उसमें 2-3 लाइन बचती है, तो आपको क्या करना है, छोटी सी लाइन यहाँ खींचना है, ऊपर ब्लू स्केच पेन से लाइन खींच दीजिए और फिर यहाँ पर स्केच पेन से लाइन खींचने के बाद में ऊपर नीचे एक डॉट लगा करके छोड़ दीजिए और ये लाइन देखने में भी बनने लगेगी और ये इंडिकेशन है कि आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ी समस्या होती है। तो बच्चे, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन आप करें कोशिश करिए कि उसका ऑप्शन क्या सही है वो लिखिए। उसके कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी अगर आप लिखना चाहते हैं तो। अब आपको करना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है आंसर नंबर 5 से, तो आंसर नंबर आपने 5 लिखा और उसका ऑप्शन अगर सी सही है तो आपने क्या करा, यहाँ सी लिखा और सिंपली छोड़ दिया ऐसे ही। अब जब इसके बाद आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 6 मान लेते हैं, करते हैं आंसर नंबर 6। अब आंसर नंबर 6 आप लिखते हैं तो आपने करा आंसर नंबर 6 और इसका मान लिया ऑप्शन ए सही है।
अब इस बीच में कम से कम दो के बीच में एक लाइन का डिफरेंस हो, इससे ज़्यादा का गैप आपको देने की ज़रूरत नहीं है और इससे क्लोज भी नहीं करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो आंसर नंबर फर्स्ट 5 का सी सही है, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो क्या करेगा, इसको टिक किया, टिक करने के बाद यहाँ पे मार्क्स दिया, इसको टिक किया, टिक करने के बाद यहाँ मार्क्स दिया। लेकिन इस मार्क्स से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। फाइनली क्या होता है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनका मार्क्स जो होता है वो आंसर नंबर जहाँ लिखा जाता है उसके पास में एक सर्किल करके दिया जाता है। ये बोर्ड का एक रूल होता है, जब कॉपी चेक की जाती है तो गाइडलाइन में ये दिया जाता है। इससे बोर्ड की जो कॉपी होती है, जो फ्रंट पेज होता है जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं मार्क्स लिखने के लिए, वहाँ पर जब फिल की जाती है, मार्क्स फिल किया जाता है, तो ये आंसर नंबर के साथ में जो सर्किल किया हुआ मार्क्स होता है वहीं से फिलिंग होती है और जिससे क्या होता है, मार्क्स छूटने का चांस नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बस इसी तरीके से करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद बात आती है वर्ड लिमिट की समस्या आती है। कुछ बच्चे कहते हैं 150 वर्ड में कोई क्वेश्चन लिखने को आ गया, 200 वर्ड में लिखने के आ गया, अगर हम इससे ज़्यादा लिख दिए या इससे कम लिख दिए तो क्या होगा। तो 150 वर्ड जो लिमिट है वो तो आपको कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे कम में आप कोई चीज़ लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इससे ज़्यादा वर्ड जाते हैं तो बेटर ये है कि आप टाइम मैनेज करें। बोर्ड का ये कहना है कि आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो मार्क्स उसमें नहीं कटते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप कुछ दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो छूट सकते हैं, इसलिए उस लिमिट के अंदर ही एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। तो कंटेंट का कम हो लेकिन कंटेंट में दम हो, ऐसा लिखना चाहिए। शब्द इफेक्टिव होने चाहिए, वर्ड का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए और साफ़ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए उसमें। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि क्या जो आप इंग्लिश में लिखते हैं तो शॉर्ट वर्ड्स जो होते हैं उनको मत लिखिए। जैसे डोंट को हम ऐसे, डू नॉट को हम ऐसे लिखते हैं ना, डोंट ऐसे लिखते हैं, तो इसे आप ये मत लिखिए, इसे पूरा लिखिए इस तरीके से, डू नॉट ऐसे करके पूरा लिखिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जो है वो सही नहीं होता है, इसमें मार्क्स जो है वो कटते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आपको क्या करना है, हमेशा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करना है। जिस सिंपल बोलचाल की भाषा में जो इंग्लिश यूज़ की जाती है वो ना यूज़ करें, ताकि लगे कि आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं। ये होना चाहिए इंग्लिश के पेपर में। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों के केस में क्या होता है, पैसेज वाले क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पैसेज पढ़ने से पहले जो उनके क्वेश्चंस दिए गए उनको पढ़ लें एक बार, जिससे कि जब आप पैसेज करना शुरू करोगे तो जब क्वेश्चन जो होंगे वो आपके दिमाग में हैं और पैसेज के बीच में जहाँ पर भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी वहीं से आपका आंसर हिट हो जाएगा। इससे आपका टाइम सेव होगा। नहीं तो आप पैसेज एक बार पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर दोबारा से क्वेश्चन लिखना पढ़ना शुरू करेंगे तो दोबारा वो सारा पैसेज आपके दिमाग में नहीं रहेगा और फिर से दोबारा जाना पड़ेगा आपको उन लाइन्स को खोजने के लिए। इसमें टाइम किल होती है और अक्सर क्या होता है, पैसेज वाले क्वेश्चंस की वजह से टाइम ज़्यादा किल होता है और क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो आप पैसेज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में बेसिकली राइटिंग सेक्शन की अगर बात करते हैं तो जो लिटरेचर का टाइम होता है, लिटरेचर वाला सेक्शन होता है, उसमें आप टाइम बचा सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें मालूम होती हैं। और राइटिंग सेक्शन में जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का यूज करें और बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेकोरेट करने का मार्क्स अलग से नहीं देता है बोर्ड। बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, सही से रीड किया जा सके ऐसा होना चाहिए। बाकी आपके कहीं से मार्क्स नहीं कटते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं फिर से आप सभी को बोर्ड की परीक्षाओं की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें और अच्छे मार्क्स आएँ। अगले वीडियो में हम कुछ और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और तक पहुंचाना चाहिए और हमें थोड़ा प्रमोट करने के लिए चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाएँ। धन्यवाद।